यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश आपको बताना है कौन सा है। इस वाक्य में कुछ अशुद्ध है तो उस अशुद्धि का आपको बताना है क्या अशुद्धि है। तो मेरा आज खाने का मन यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, नहीं होती है क्या है भाई, यही नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, नहीं होता है होना चाहिए था। तो यहाँ पर कहाँ पर आपकी त्रुटि होती है, ऑप्शन नंबर डी वाले वाक्य के भाग में त्रुटि होती है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इनमें सही विन्यास शब्द आपको बताना है कौन सा, यानी कि सही वर्तनी कौन से शब्द की है, आप सभी लोग बताएंगे भाई। देखिए अध्ययन आप सभी लोग करते हो भाई, दिन भर अध्ययन करते हो, लेकिन अध्ययन की वर्तनी किस तरह से है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जिन लोगों का भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या कह सकते हैं, तो बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। अक्षमा कहेंगे, अक्षमा कहेंगे, अक्षम्य कहेंगे, अक्षम्य कहेंगे या अक्षम्य कहेंगे। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर याद रखेंगे जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसको हम लोग अक्षम्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, अक्षम्य कह सकते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। इसमें आपको बताना है कि हाहाकार हुआ कंदरन में कठिन वज्र होते थे, चूर पंक्ति में रस आपको बताना है भाई कौन सा है। देखिए हाहाकार, अब यहाँ पर हाहाकार की बात आ रही है, हाहाकार हुआ कंद नमय कठिन वज्र होते, तो इस हाहाकार से आपको समझना है कि कभी भी हाहाकार की स्थिति होगी तो जाहिर सी बात है कैसी स्थिति होगी, भय की स्थिति वहाँ पर होगी। तो भय की स्थिति होगी तो कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। तो अगर आपका उत्तर भी जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह आपको बताना है कौन सा है। अनुस्वार का चिन्ह आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है बताइए। स्वर के पहले दो बिंदी, ठीक है, या स्वर के पहले चंद्र बिंदी, इसको कहेंगे अनुस्वार, या स्वर के ऊपर एक बिंदी, या स्वर के आगे दो बिंदी। चलिए, तो अगर स्वर के ऊपर एक बिंदी है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अनुस्वार कहते हैं। स्वर के ऊपर एक बिंदी है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद आपको बताना है क्या हो सकता है बताइए। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद बात करें तो हिम धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हिम धन आलय जो है ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन से हो सकते हैं बताइए। जल्दी से करेंगे भाई, एक बार क्लास को अपनी शेयर भी करेंगे आप सभी लोग। आप सभी लोग क्लास को भाई सपोर्ट करते हुए एक बार शेयर भी करेंगे आप सभी लोग और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो सकता है। देखिए भाई, यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे कि स्त्री को हम लोग नारी कहते हैं, तो नारी यहाँ पर है, नारी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। स्त्री को हम लोग वनिता भी कहते हैं, ठीक है, धनिता नहीं कहते हैं, वनिता कहते हैं। स्त्री को हम लोग प्रिया कहते हैं भाई, प्रिया नहीं कहते, स्त्री को हम लोग कहते हैं त्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। किसके साथ चला जाता है भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर एक, ठीक है, कुछ शब्द हैं उससे आपसे संबंधित जो है अगर हम लोग बात करें वो आपसे भाई बहुत पूछे जाते हैं, पर्यायवाची बहुत आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन कौन शब्द के आपसे जो है वो पर्यायवाची पूछे जाते हैं इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यमुना जो है, यमुना का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए अगर, तो आप लोग क्या बताओगे। यमुना का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है तरणी तनुजा किसे कहेंगे, तरणी, तरणी तनुजा किसे कहेंगे आपको याद रखना है। तरणी तनुजा किसे कहेंगे, यमुना को कहेंगे, यमुना को कहेंगे, बात आपको ध्यान रखना है। सूर्य तन्या किसको कहेंगे भाई, सूर्य,
सूर्य तन्या किसको कहेंगे? यमुना को कहेंगे, बात आपको याद रखना है। सूर्य तन्या हो गया। यमुना को जमुना भी कहा जाता है। यमुना को क्या कहा जाता है भाई? जमुना भी कहा जाता है। और पूछा हुआ प्रश्न है कालिंदी किसे कहा जाता है? तो कालिंदी यमुना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिंदी जो है यमुना को कहा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है पुत्री के पर्यायवाची कौन से हैं? सूर्य सुता जो है भाई आपको याद रखना है। सूर्य तन्या मैंने आपको अभी बताया था, सूर्य तन्या तो यमुना का पर्यायवाची है उसके, लेकिन तन्या किसका पर्यायवाची है? पुत्री का पर्यायवाची है। पुत्री के पर्यायवाची क्या क्या है? तन्या आपको याद रखना है। तन्या जो है ये आपका पुत्री का पर्यायवाची है। और उसके अलावा बेटी है, किसको हम लोग कह सकते हैं? पुत्री को ही बेटी कहते हैं। और बेटी को यानी कि पुत्री को ही हम लोग आत्मजा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आत्मजा कह सकते हैं। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। सुता हम लोग किसे कहते हैं? पुत्री को कहते हैं। सुता हम लोग किसको कहते हैं भाई? पुत्री को कहते हैं। कन्या है, तनुजा है, नंदिनी है, ये सब हम लोग पुत्री को ही कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है? ये सभी रसों को संचरण करते हैं, ये सभी रसों को जागृत करते हैं, या ये सभी रसों में विचरण करते हैं? तो आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है भाई? बताने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी लोग बताइए। तो क्या होगा भाई आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या होता है? कि ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ये सभी रसों में जो है संचरण करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए अगर रस की हम लोग बात करें तो रस से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि रस का मतलब क्या होता है, रस का अर्थ क्या होता है? तो आनंद हम लोग कह सकते हैं। इसके काव्य को पढ़ने में या जब हम लोग काव्य को सुनते हैं तो जिस आनंद की हमको प्राप्ति होती है, जिस आनंद की हमको अनुभूति होती है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रस को क्या क्या कहा जाता है? तो रसों को भाई क्या क्या कहा जाता है? बात आपको ध्यान रखना है। रस को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? तो प्राण तत्व भी कह सकते हैं, काव्य का प्राण तत्व भी कह सकते हैं, और काव्य की आत्मा भी कह सकते हैं। काव्य की आत्मा भी कह सकते हैं, काव्य की आत्मा भी कह सकते हैं किसको? रस को। ये बात आपको ध्यान रखना है। रस के कितने अवयव होते हैं? तो 4 अवयव होते हैं। स्थायी भाव होता है, सॉरी ठीक, अवयव कह लो या अंग कह लो, एक ही बात है। रस के कितने अंग होते हैं या कितने अवयव होते हैं? एक तो आपका स्थायी भाव होता है जिनकी संख्या 9 मानी जाती है। उसके अलावा विभाव होता है, उसके अलावा अनुभव होता है, अनुभव की संख्या 8 मानी जाती है। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। एक प्रश्न आपसे भाई पूछा जाता है कि जो रसों को काव्य की आत्मा कहा है, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है रसों को काव्य की आत्मा? तो नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र किसने कहा है भाई? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है या रसपति कहा जाता है, ये किसने कहा है? ये भोजराज ने कहा है। किसने कहा है भाई? भोजराज ने कहा है। बात आप सभी लोग याद रखेंगे। और उसके अलावा एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, उनको क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो भरत मुनि थे, इन्होंने अपने ग्रंथ में जिसका नाम नाट्यशास्त्र था, इन्होंने इसमें रस का विवेचन किया था। रस का विवेचन किया था सबसे पहले, इसलिए ही भरत मुनि को क्या कहा जाने लगा? इसलिए ही भरत मुनि को भाई क्या कहा जाने लगा? आप सभी लोग याद रखेंगे, रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाने लगा। रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाने लगा। बात आप सभी लोगों की याद रखना है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि किस बोली में रचना करते थे? बताइए किस बोली में रचना करते थे? आप सभी लोग याद रखेंगे और बताएंगे आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए तो राइट आंसर भाई आपका क्या होगा, यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर याद रखें कि जो रसखान थे, रहीम थे, देव थे, रत्नाकर थे आदि किस बोली में रचना करते थे? तो ब्रज भाषा में ये रचनाएं करते थे। देखिए आपसे पूछा जाता है कि ब्रज भाषा जो है ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा देखिए मथुरा में बोली जाती है, ब्रज भाषा मथुरा में बोली जाती है, ब्रज भाषा अलीगढ़ में बोली जाती है,
ब्रज भाषा मथुरा में बोली जाती है, ब्रज भाषा अलीगढ़ में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है। उसके अलावा बरेली में भी बोली जाती है ब्रज भाषा, बरेली में बोली जाती है, और राजस्थान के भरतपुर में बोली जाती है ब्रज भाषा। आपको याद रखना है, ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने ब्रज भाषा की बात की है। उसके अलावा आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो आपका बुंदेली होती है, बुंदेली भाषा है, बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है, बुंदेली भाषा नहीं सॉरी, बुंदेली जो बोली है, ठीक है, जो बुंदेली बोली है यह कहाँ बोली जाती है, तो बुंदेलखंड में बोली जाती है, बुंदेलखंड में बोली जाती है, बात आपको ध्यान रखना है। और बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के जालौन में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के जालौन में बोली जाती है, आपको याद रखना है। कन्नौजी जो है वो कन्नौज में बोली जाती है। और अवधी कहाँ पर बोली जाती है, ये अवधी जो है अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बात करें रायबरेली में, फैज़ाबाद में, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है भाई क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, पक्षी का पर्यायवाची रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, पक्षी को हम लोग नभचर भी कह सकते हैं, अंडज भी कह सकते हैं, खग भी कह सकते हैं, लेकिन पंकज हम लोग नहीं कहते हैं। पंकज जो है हम लोग नहीं कहते हैं, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। पंकज जो है हम लोग कमल को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। तो उपमा अलंकार के कौन कौन से तत्व होते हैं, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो उपमा अलंकार में देखिए, साधारण धर्म होता है, उपमान होता है, उपमेय भी होता है, लेकिन विशेष धर्म नहीं होता है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए, ठीक है। तो अर्थ के साथ आप सभी लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या हो सकता है आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताने की कोशिश कीजिए। तो करवटें बदलने का मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए, तो करवटें बदलने का मतलब क्या होता है, असर होना, नहीं, धक्के खाना, लगातार काम में लगे रहना, या बेचैनी के कारण ना सो पाना। तो करवटें बदलने का मतलब होता है भाई बेचैनी के कारण ना सो पाना। कोल्हू का बैल का मतलब क्या होता है, कोल्हू का बैल का मतलब होता है असर होना, नहीं, धक्के खाना, लगातार काम में लगे रहना। तो कोल्हू का बैल का मतलब ये हो जाएगा। हवा लगने का मतलब क्या होता है भाई, हवा लग गई, हवा लगने का मतलब जिसके मान लीजिए कहीं कि उसको हवा लग गई, यानी कि कहीं का उसको असर हो गया, कहीं कि उसको हवा लग गई। ठोकरे खाने का मतलब क्या होता है भाई, तो एक ही बचा है जिसको हम लोग कहते हैं धक्के खाना। तो ठोकरे खाने को क्या कह सकते हैं, धक्के खाना हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो सकता है भाई, विकल्प आपका कौन सा सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका विकल्प हो सकता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग जो है आपको बताना है भाई भाषा को अलंकृत करता है, या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, या भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, या दूसरों को प्रभावित करने का एक सरल तरीका है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है प्रभावी बनाता है, मुहावरों का इस्तेमाल करो और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करो तो ये तो जाहिर सी बात है प्रभावी बनाता है। लेकिन कहाँ पर भाषिक अभिव्यक्ति को जो है ये प्रभावी बनाता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण आप सभी लोग बताएंगे, क्या हो सकता है आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि पतला आदमी, मैंने यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, पतला आदमी, क्या लिखा है भाई, पतला आदमी मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है। तो ये जो आदमी है ना, आदमी, ये क्या है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। तो जिस किसी भी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उनको हम लोग कहते हैं विशेषण, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। और जो विशेषण जो है जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग कहते हैं विशेषण। तो ये दो बातें आपको याद रखना है, ये दो बातें आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी तो भाई इसी प्रकार का मामला चल रहा है कि चतुर विद्यार्थी, तो विद्यार्थी एक संज्ञा है और विद्यार्थी की जो विशेषता बताई जा रही है वो
चतुर शब्द के द्वारा बताई जा रही है। ठीक है, कि विद्यार्थी जो हैं वो चतुर हैं, तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा, चतुर शब्द जो है ये विशेषण हो जाएगा, और जो यहाँ पर विद्यार्थी शब्द आया है ये आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य हो जाएगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में विशेष्य कौन सा शब्द है, तो आपको बताना है विद्यार्थी है। चलिए भाई, तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, इसका क्या हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। कौन कौन से वो प्रश्न है आप सभी लोग याद रखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भाई क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे आधुनिकता के पहले रचनाकार कौन है, तो आधुनिकता के पहले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे हिंदी में नाटकों का प्रारंभ कब से किसके द्वारा किया गया, तो हिंदी में नाटकों का प्रारंभ जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही किया गया, ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, इनके रचनाकार कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद जो हैं वो इनके रचनाकार हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो हैं इनके रचनाकार हैं। देखिए, 2 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, कि पूछा जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सही प्रकार से, कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी और अंतिम कहानी आप लोग नोट करेंगे। जयशंकर की पहली कहानी जो है उसका नाम क्या है भाई, ग्राम, उसका नाम है ग्राम, आप लोग याद रखेंगे। और जो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है, यहाँ पर ध्यान रखिए भाई, कहानी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो जो अंतिम कहानी है उसको हम लोग कहते हैं साल्वती, उसका नाम क्या है, साल्वती का। ये 2 ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग याद रखेंगे। और जयशंकर प्रसाद की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो आकाशदीप किसकी रचना है भाई, आकाशदीप रचना जो है, आकाशदीप किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। छाया किसकी रचना है, तो छाया भी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इंद्रजाल की अगर हम लोग बात करें, इंद्रजाल किसकी रचना है, इंद्रजाल भी आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की रचना है। और प्रतिध्वनि जो बहुत ही कम लोग बताते हैं, तो प्रतिध्वनि किसकी रचना है भाई, प्रतिध्वनि भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। देखिए, अभी मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित 3 प्रश्न बताए थे, एक प्रश्न आपको और याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी निबंध के विकास के प्रवर्तक कौन है, हिंदी निबंध के विकास के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए, तो आप लोग क्या बताओगे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप सभी लोगों को बताना है, याद रखना है। अच्छा, हिंदी निबंध के विकास के प्रवर्तक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। अगर आपसे पूछे कि हिंदी भाषा का स्टील किसे कहा जाता है, हिंदी भाषा के स्टील के नाम से किसको जाना जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट आप लोग बताओगे। हिंदी भाषा का एडिसन किसको कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी भाषा का एडिसन कहा जाता है, बात आप सभी लोग याद रखोगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको बताऊं तो हिंदी साहित्य के ये पहले आलोचक थे। पूछा जाए हिंदी साहित्य में प्रथम आलोचक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर आपको भाई बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि जिनका संबंध आध्यात्म से है उनके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होता है। उनके लिए एक शब्द आप सभी लोग बताएंगे भाई क्या होता है, आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, शास्त्रीय होगा या नैतिक होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जिनका संबंध आध्यात्म से है तो जाहिर सी बात है उनको हम लोग आध्यात्मिक कहेंगे। तो यहाँ पर जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों को सुमेलित आपको करना है भाई, ठीक है। तो सुमेलित आप सभी लोग यहाँ पर करके बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा।
तो विलोम आपको बताना है, यहाँ पर विलोम आपको बताना है। सुस्त का विलोम क्या होता है भाई? सुस्त का विलोम आप सभी को जानते होंगे, चुस्त होता है। सुस्त का विलोम तो चुस्त हो गया। स्थूल की विलोम की बात करें, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। उसके अलावा जटिल का क्या हो जाएगा भाई? जटिल का अगर बात करें तो सरल हो जाएगा। और आदान का विलोम क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। तो इस तरह से भाई ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले का ई दूसरे का आ, पहले का ई दूसरे का आ, पहले का ई दूसरे का आ कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह आपको बताना है, क्या होगा? हस्तलिखित का सामासिक विग्रह करके बताइए कौन से शब्द बनेंगे, कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। तो हस्तलिखित का मतलब क्या हो जाएगा? हाथ से लिखित, हाथ से लिखित हो जाएगा और ऐसा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बात आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न